मेरा देवर औरतों की मसाज करता था। औरतें भी खुशी खुशी देवर से मसाज करवाती थी। मेरा अक्सर दिल करता कोई मेरी भी मसाज करे, मगर शर्म के मारे देवर को नहीं कहती थी। लेकिन मैं एक रात बहुत थकी हुई थी। मेरे देवर से मैंने कहा कि लाइट बंद करो और मेरी मसाज कर दो। उसके बाद जो मेरे देवर ने मेरे साथ किया, उसे देखकर मेरी रूह कांप गई, क्योंकि मेरे देवर ने मेरे साथ हर रोज मैं सुबह सवेरे ही उठती थी। ऐसा नहीं था कि मैं मेहनत से या कामकाज से घबराती थी, मगर मैं इस कदर कामकाज भरी जिंदगी से थकने लगी थी। मैं अब कुछ वक्त आराम करना चाहती थी। पिछले 7 साल से मेरा एक ही रूटीन था, और मेरे रूटीन में रत्ती भर का फर्क नहीं आया था। सुबह सवेरे उठकर नाश्ता बनाना, उसके बाद घर का काम निपटाना, और उसके बाद पति के साथ खेतों में रवाना हो जाती थी। और फिर से दिन के 12 बजे घर वापस आती थी और आकर खाना बनाती थी। घर के सारे कामों को अंजाम दिया करती थी। घर में मेरे अलावा और कोई औरत नहीं थी। घर की सारी जिम्मेदारियां मुझ पर अकेली ही थी। इसके साथ साथ खेतों में जाना, वहां पर काम करना मेरा काम था। इस सब से मैं बहुत ही ज्यादा थक चुकी थी। मैं जब सुबह घर से बाहर जाने लगती थी, तो हमारे घर पर मोहल्ले की और पास के गांव की औरतें मेरे देवर से मसाज करवाने के लिए आ जाती थी, और शाम तक उनका आना जाना लगा रहता था, क्योंकि मेरा देवर घर पर ही रहता था और उसके इस काम से अच्छी खासी आमदनी हो जाती थी। वह पढ़ा लिखा था और खेतों में काम करना पसंद नहीं करता था। यही वजह थी कि मुझे अपने पति की मदद करवाने के लिए खेतों में जाना पड़ता था। हमारे गांव का यह रिवाज था कि सभी औरतें अपने पति के साथ मिलकर ही काम करवाया करती थी और अपने पति का हाथ बटाया करती थी। पति का हाथ बांटने के चक्कर में मैं थकान से चूर चूर हो जाती थी। मेरा थकान से बहुत बुरा हाल हो जाता था। मेरा भी कभी कभी दिल करता था कि मैं अपने देवर से मालिश करवा लूं, मगर हमेशा शर्म और लिहाज के मारे चुप हो जाती थी। मेरा देवर बहुत अच्छी आदतों का इंसान था। वह किसी से भी ज्यादा फालतू की बात नहीं करता था, और मेरे ससुराल में भी यही रिवाज था कि देवर से ज्यादा बात करने की इजाजत नहीं थी। मेरे पति ने मुझे पहले दिन ही ये बात कह दी थी कि हमारे यहाँ औरतों का मर्दों के साथ ज्यादा बातचीत करना पसंद नहीं किया जाता है। मैं खुद भी बहुत कम बोलती थी। मैं भी जरूरत के वक्त ही उसके साथ बात किया करती थी, और तीनों वक्त मैं उसके कमरे में खामोशी से खाना रखकर आती थी। कभी कभी उसका मूड होता तो वह हम दोनों मियाँ बीवी के साथ खाना खाता। ज्यादातर वह अपने कमरे में ही रहता था। अपने कमरे के साथ ही उसने एक और कमरा बनाया हुआ था, जहाँ वह अपना काम धंधा करता था। मुझे अपने देवर की समझ नहीं आती थी। वैसे तो वह बहुत खामोश और शर्मीला था, मगर मैं अक्सर सोचती थी कि वह ऐसा काम कैसे कर लेता है। उसे औरतों को मसाज करने में शर्म नहीं आती है। मुझे तो सोचकर ही शर्म आने लगती थी। जब मैंने अपने पति से यह बात की, तो वो हंसकर कहने लगे कि उसका तो यह काम है और रोजगार भी उसी से ही तो चलता है। अगर वह अपने काम से शर्माएगा तो खाएगा कहाँ से। उनकी बात सुनकर मैं खामोश हो गई थी। मेरी शादी को उस वक्त सिर्फ 3 साल ही हुए थे, जब मेरी सास का देहांत हो गया था। फिर घर की सारी जिम्मेदारियां मेरी ही कंधों पर आ गई थी। उनकी मौजूदगी में मैं एक पल भी खुश नहीं रहती थी। 3 साल मैंने जैसे कांटों पर बसर किए थे। वह पल पल मुझ पर निगाहें रखती थी। मैं कहाँ जा रही हूँ, क्या कर रही हूँ, उनकी निगाहें हर चीज पर होती थी। मैं उस माहौल से बहुत ही ज्यादा परेशान हो चुकी थी। मेरी शादी के 1 साल बाद उन्होंने मुझे औलाद न होने के ताने देने शुरू कर दिए थे। मैं इस बात पर बहुत रोती थी। ऊपर वालों से रो रो कर प्रार्थना करती थी कि जल्दी से मेरी गोद भर दे, अपनी सास की तानों से छुट्टी मिल सके। मगर शायद मेरी किस्मत में अभी आजमाइश लिखी थी। फिर एकदम से मेरी सास बीमार रहने लगी थी। बहुत सारे डॉक्टर से उनका इलाज करवाया गया, मगर उनकी बीमारी किसी भी डॉक्टर को समझ में नहीं आ रही थी। उनके दोनों बेटे उनसे बहुत ज्यादा प्यार करते थे। मेरे ससुर का बहुत साल पहले ही देहांत हो गया था। मेरी सास ने उन दोनों को माँ बाप दोनों बनकर अकेले ही पाला था। वह बहुत गुस्से मिजाज वाली औरत थी। उन्होंने सारी जिंदगी बहुत शराफत से गुजार दी थी। उनके माँ बाप ने उन्हें दूसरी शादी करने पर बहुत जोर दिया, मगर अपने बच्चों की वजह से उन्होंने दूसरी शादी करने से इनकार कर दिया था। उन्होंने अपनी सारी जिंदगी अपने दोनों बेटों के लिए कुर्बान कर दी थी। शायद यही वजह थी कि उनके यह दोनों बेटे भी
उनकी बहुत ज्यादा कद्र करते थे और अपनी माँ की हर बात मानते थे। जब मेरी सास बीमार पड़ गई तो उनके दोनों बेटे उनके बेड के पास बैठे रहते थे और तमाम जमा पूंजी अपनी माँ के इलाज में खर्च कर दिए, यह सोचकर कि शायद उनकी माँ बच जाए। मगर वह जिंदगी ही इतनी लेकर आई थी कि चंद महीने के बाद वह विदा हो चुकी थी। उसके बाद घर की सारी जिम्मेदारियां मुझ पर आ चुकी थी। घर के कामकाज के साथ साथ मुझे अपने पति के साथ जाकर खेतों में काम भी करवाना पड़ता था। मेरी सास की बीमारी के दौरान मेरे पति और देवर पर बहुत कर्जे चढ़ चुके थे, जिसकी वजह से हमारी हालात काफी हद तक खराब हो चुकी थी और कर्ज उतारने के लिए ही हम तीनों लोग अपनी अपनी जगह पर बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे थे ताकि जल्दी से जल्दी इस कर्ज से छुटकारा पा सके। जब मैं खेतों में जाने लगती तब हमारे घर में औरतों के आने का सिलसिला शुरू हो जाता था। हर उम्र की औरतें, लड़कियां मेरे देवर के पास आती थी। मैंने आज तक कभी किसी से अपने देवर के बारे में कोई गलत बातें नहीं सुनी थी। सब लोग ही उसकी शराफत के बारे में गवाही देते थे। मगर एक दिन बहुत अजीब बात हुई। उस दिन मैं दोपहर का खाना बनाने के लिए जब घर आई तो मैंने अपने मोहल्ले की एक लड़की सुगंधा को देवर के कमरे से रोते हुए बाहर जाते देखा। मैं यह देखकर हैरान रह गई। शादी के बाद ऐसा पहली बार हुआ था। मेरे देवर की शराफत का सारा जमाना गवाही देता था और वह एक भला लड़का था जिसकी वजह से आज तक किसी को कोई तकलीफ नहीं पहुंची थी। तो फिर वह लड़की इस तरह से रोते हुए वहां से क्यों गई थी? मैं यह देखकर परेशान हो गई और सोचने पर मजबूर हो गई। उसके बाद काम की जिम्मेदारियों में लगकर मैं इस बात को भूल सी गई थी। कुछ दिनों बाद जब मैं खेतों से वापस आ रही थी तो वह लड़की अपने दरवाजे पर खड़ी थी। मुझे देखकर वह मेरे साथ इधर उधर की बातें करने लगी। मैं उससे जल्दी जल्दी बातें करके जान छुड़वाकर घर आने के चक्कर में थी, क्योंकि मुझे अभी खाना भी बनाना था और फिर पति को देने के लिए वापस जाना था। मगर वह बातें खत्म करने का नाम भी नहीं ले रही थी। तभी उसकी एक बात सुनकर मैं चौंक गई। वह मेरे देवर के बारे में बात करने लगी कि मेरे देवर ने उसके साथ अच्छा नहीं किया। मेरे बहुत बार पूछने पर भी उसने उस बात के बारे में नहीं बताया कि मेरे देवर ने क्या किया था। इतनी बात कहने के बाद वह अपने घर में वापस चली गई थी और मैं उसके बारे में सोचते हुए घर वापस आ गई। मैं परेशान हो चुकी थी कि न जाने क्या बात है। उस दिन वह मेरे घर से क्यों रोते हुए वापस जा रही थी। ऐसे उस लड़की को गांव वाले अच्छी लड़की नहीं कहते थे। अक्सर मेरे पति उसके बारे में बात करते थे कि उसकी वजह से गांव का माहौल खराब हो रहा है। मगर मैं नहीं जानती थी कि आखिर ऐसी क्या वजह है कि गांव वाले उसके बारे में ऐसा क्यों कहते हैं। मुझे गांव की किसी औरतों से इतना मिलना जुलना नहीं था कि मुझे ऐसी चटपटी और मसालेदार बातें सुनने को मिलती। इस बारे में मैंने अपने पति के साथ बात करने के बारे में सोचा, मगर जब तक मेरे पति के आने का वक्त हुआ तब तक घर की जिम्मेदारियों में मैं इस बात को भूल गई थी कि मुझे उनसे कोई बात भी करनी है। दिन इसी तरह तेजी से गुजरने लगे थे और एक दिन हम दोनों पति पत्नी खेतों में काम कर रहे थे कि तभी मोहल्ले का एक लड़का भागता हुआ वहां पर आया और हमें जल्दी से घर वापस चलने के लिए कहने लगा। हम दोनों यह सुनकर परेशान हो गए थे कि ना जाने क्या हुआ। भागते हुए हम दोनों घर वापस आए तो गांव के बहुत सारे औरतें और मर्द वहां पर इकट्ठे हुए थे। हम दोनों जब घर के अंदर दाखिल हुए तो सामने का मंजर देखकर हैरान रह गए थे। मेरा देवर सर झुकाए खड़ा था और उसके चेहरे और हालत से लग रहा था कि जैसे उसकी किसी के साथ हाथापाई हुई हो। वहां पर मौजूद मोहल्ले की औरतों की बातों से मालूम हुआ कि मेरे देवर ने सुगंधा की इज्जत पर हाथ डालने की कोशिश की है। सुगंधा भी सर झुकाकर खड़ी थी। उसके कपड़े फटे हुए थे और वह हिचकियां लेकर रो रही थी। उसकी हालत देखकर मैंने अपना दिल थाम लिया। एक नजर जब मैंने देवर की तरफ देखा तो वह शर्म से जैसे जमीन में गिरा जा रहा था। सुगंधा के माँ बाप का कहना था कि मेरे देवर को सुगंधा से शादी करनी होगी, मगर मेरे पति सुनते ही बड़ी हैरत में पड़ गए और गुस्से से चिल्लाने लगे कि यह सब झूठ है, मेरा भाई ऐसा नहीं कर सकता है। गांव के सारे लोग मेरे देवर की शराफत की गवाही देने लगे। सुगंधा की असलियत किसी से ढकी छुपी नहीं थी, मगर सवाल यह था कि वह ऐसा करेगी ही क्यों।
और सुगंधा के माँ बाप एक ही रट लगाए हुए थे। फिर गांव के बड़े लोगों ने बीच में बैठकर मामला रफा दफा किया, लेकिन इसके बाद मेरे देवर की इज्जत पर जैसे धब्बा लग गया था और सारी औरतों ने उसके पास आना छोड़ दिया था। वह सारा सारा दिन अपने कमरे में बंद रहता, बिल्कुल गुमसुम और खोया खोया सा। वह पहले भी बहुत कम बोलता था, मगर अब तो जैसे बात करना ही भूल गया था। उसकी हालत देखकर मुझे उस पर बहुत तरस आता था। मेरा दिल भी यह मानने को तैयार नहीं था कि मेरा देवर ऐसा कर सकता है। मेरे पति ने बहुत कोशिश की कि वह उसके साथ खेतों में जाकर काम करे, मगर उसने साफ इनकार कर दिया। और फिर मेरे एक रिश्तेदार की वजह से उसको शहर में नौकरी मिल गई और वह शहर में एक किराए का कमरा लेकर रहने लगा। हम दोनों पति पत्नी घर पर अकेले रह गए थे। अक्सर मुझे अपने देवर की कमी महसूस होती थी और मेरे पति भी उसके लिए उदास रहते थे। मैं अक्सर यही सोचती थी कि कोई लड़की कितनी ही गिरी हुई क्यों ना हो, वैसे अपनी इज्जत का सरेआम तमाशा नहीं बना सकती है। दूसरी तरफ मुझे अपने देवर पर भी भरोसा और यकीन था। मैंने उन 7 सालों में उसमें कोई भी खराबी नहीं देखी थी। मैं समझ नहीं पा रही थी कि आखिर यह सब क्या था। इसी कश्मकश में दिन गुजर रहे थे। फिर एक दिन मुझे वो खुशखबरी मिली जिसको सुनने के लिए 7 साल से मेरे कान तरस गए थे। मैं बहुत ही ज्यादा खुश रहने लगी थी। मैं अब खेतों में काम करने नहीं जाती थी। मेरे पति ने अपने साथ काम करने के लिए एक नौकर रख लिया था। वह मुझे ज्यादा से ज्यादा आराम करने को कहा करते थे। मेरी तरह वो भी अपनी औलाद के लिए बहुत खुश थे। हम दोनों ने इस खुशी के लिए इतने सालों से इंतजार किया था। कुछ दिन बाद मेरा देवर छुट्टी पर गांव वापस आया और मुझसे मिलने के बाद अपने कमरे में जाकर आराम करने लगा। अब मेरे पति देर रात तक खेतों में काम करते रहते थे ताकि उन्हें ज्यादा से ज्यादा मुनाफा हासिल हो। अब होने वाली औलाद की वजह से उन पर जिम्मेदारियां और बढ़ गई थी। मैं अब सिर्फ घर के कामकाज से ही बहुत थक जाती थी। एक दिन मेरी बहुत बुरी हालत थी। उस समय मेरे पति खेत से वापस नहीं आए थे। मैंने सोचा कि आज मेरा देवर घर पर है, मैं उससे मसाज करवा लेती हूँ। फिर मैं अपने देवर के कमरे में चली गई। मुझे देखकर वह चौंक गया। मैंने कुछ देर तो सोचा कि उससे कैसे बात करूं, मगर फिर शर्म को एक जगह रखा और उससे कहा कि थोड़ी देर मेरी मसाज कर दो। लेकिन अगले ही पल मेरे लिए हैरानी का सबक बन चुका था। मेरा देवर अपनी जगह से उठा और कहने लगा, नहीं भाभी प्लीज, मेरे पास सिर्फ एक मेरे भाई का ही रिश्ता रह गया है। मैं इस रिश्ते को खराब नहीं करना चाहता हूँ। आप प्लीज यहाँ से चली जाइए। अपने देवर की बात सुनकर मैं जैसे हैरत में पड़ गई थी। शर्मिंदगी से मेरा कदम उठाना भी दुश्वार हो रहा था। मेरा देवर ना जाने मुझे क्या समझ रहा था। मैं अपने कमरे में वापस आ गई और यह सोचते सोचते ना जाने कब नींद की वादियों में खो गई थी। लेकिन मेरे देवर ने मुझे गलत क्यों समझा? मैंने तो सिर्फ उसे मसाज के बारे में ही कहा था। अगले ही दिन वह वापस अपने काम पर चला गया था। फिर कुछ दिन बाद मुझे और पूरे गांव वाले को एक ऐसी खबर सुनने को मिली जिसने हम सबके होश उड़ा दिए। उस दिन सुगंधा ने सबके सामने रोते हुए बोला कि उसने मेरे देवर पर इल्जाम लगाया था। दरअसल वह उससे प्यार करती थी और शादी भी करना चाहती थी, लेकिन मेरा देवर ठहरा एक शरीफ इंसान। उसने जब सुगंधा को इस बात से मना किया, उसे समझाने की कोशिश की, तो सुगंधा ने उल्टा उस पर इल्जाम लगा दिया कि मेरा देवर मजबूर होकर उससे शादी कर ले। लेकिन इस बात से ज्यादा सुगंधा का ही नुकसान हुआ था। उसके लिए अच्छे अच्छे रिश्ते आने भी बंद हो गए थे। अब एक बहुत ही बड़े उम्र के आदमी का उसके लिए रिश्ता आया था। पूरे गांव के लोगों के दिल में जो मेरे देवर के लिए कांटा चुभ गया था, अब वह निकल गया था और अब मेरा देवर सबकी नजरों में सही हो गया था। मगर मैं यह सोच सोच कर परेशान होती रहती कि ना जाने उस दिन मेरे देवर ने मुझे ऐसा क्यों कहा और उसने मुझे गलत क्यों समझा। यह सोच सोच कर मैं जैसे पागल सी हो गई थी। फिर दोबारा जब मेरा देवर छुट्टी पर घर वापस आया तो मुझसे नजरें चुरा रहा था। आज भी मेरे पति रोज के मुताबिक घर से बाहर ही थे और वह लेट से आने वाले थे। मैं देवर को खाना देने उसके कमरे में गई तो वह मुझसे कहने लगा कि भाभी, मैं आपसे जरूरी बात करना चाहता हूँ। उस दिन जो कुछ भी हुआ मैं उस पर शर्मिंदा हूँ। दरअसल सुगंधा की वजह से मेरे दिमाग की हालत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी थी। मुझे ऐसा लगता था
कि जैसे हर औरत मर्द पर इल्जाम लगा देगी और मुझे सबकी नज़रों में मुजरिम ठहरा देगी। यही वजह है कि नासमझी में मेरे मुंह से आपके लिए ऐसी बातें निकल गई थी। आप प्लीज मुझे माफ कर दो। मैं जो इतने दिनों से इसी कसमकस में गिरफ्तार थी और शर्मिंदगी से खुद से नजर चुराए फिरती थी, आज मैं बड़े दिनों बाद खुलकर मुस्कुराई थी और उससे कहा कि मैं तुम्हारे दिमाग की हालत समझती हूँ और मैं तुमसे नाराज नहीं हूँ। वह भी जैसे मेरी बात सुनकर हल्का सा हो गया। फिर कुछ दिन बाद वह वापस अपने काम पर चला गया। अब उसने ऑफिस की एक लड़की को पसंद कर लिया था और उससे शादी करना चाहता था। हमें भला इस बात पर क्या ऐतराज हो सकता था। हमारे लिए यही काफी था कि वह अपनी जिंदगी में खुश और मगन रहे। कुछ दिनों बाद मैंने एक प्यारी सी बेटी को जन्म दिया और मेरे देवर ने भी अपनी पसंद की लड़की से शादी कर ली। हम लोग अब एक साथ खुशी खुशी रहने लगे हैं।